जी, अस्सलाम वालेकुम बेटा। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने अभी ही यस्टरडे यानी सैटरडे को फिनिश अप किया था इसकी जो कंट्रीब्यूशंस हैं फॉर्डिनर डी सॉसियो की लिंग्विस्टिक्स के लिए। तो अभी हम दूसरा बड़ा नाम लिंग्विस्टिक्स में क्रोनोलॉजिकली लेकिन वैसे सबसे बड़ा नाम हम कंसिडर करते हैं नोम चॉम्स्की। तो इसके बारे में तफसील से हम सिंटैक्स के चैप्टर में पढ़ेंगे जो कि चैप्टर नंबर 5 है आपके बुक में। फॉर द टाइम बीइंग इसका जो कॉन्सेप्ट है कॉम्पिटेंस एंड परफॉर्मेंस का, इसको हम पढ़ेंगे। और कॉम्पिटेंस और परफॉर्मेंस को आपने आम तो अल्फाज में सुना ही होगा। कॉम्पिटेंस होता है कि काबिलियत जो किसी शख्स में होती है किसी भी चीज़ के लिए, काबिलियत या अहलियत। और परफॉर्मेंस होती है कारकर्दगी, यानी कि आप किसी भी चीज़ को किस तरह अंजाम दे रहे हैं। तो ये तो आम ज़ुबान में होते हैं, लेकिन ये लिंग्विस्टिक्स में ज़ाहिर है दे हैव अ डिफरेंट मीनिंग। तो हम देखेंगे कि ये चॉम्स्की का जो कॉन्सेप्ट है कॉम्पिटेंस एंड परफॉर्मेंस का, ये क्या है। तो दिस इज़ ऑन पेज नंबर 36 एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट इट नाउ। अ डिस्टिंक्शन आप जानते हैं इम्तियाज़ या फ़र्क। अ डिस्टिंक्शन डेवलप्ड बाय Noam Chomsky beginning in his 1965 book Aspects of Theory of Syntax। सिंटैक्स बेटा कहते हैं द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंसेस को। अगर वर्ड का स्ट्रक्चर हम डिस्कस करें तो वो मॉर्फोलॉजी होता है, लेकिन अगर हम सेंटेंस के स्ट्रक्चर की बात करें, उसको स्टडी करें, तो वो सिंटैक्स होता है। और इसके लिए सबसे ज़्यादा जो काम किया वो इन्हीं ने, नॉम चॉम्स्की ने किया। तो in which he outlines that he believes the goals of linguistics should be यानी कि what should be the goals of linguistics के जो linguistics जिसे हम scientific study of human language कहते हैं, इसको आपने इससे मुराद क्या है। तो मतलब उससे मुराद भी क्या है और इसका क्या गोल्स क्या हैं, that what the study is all about. So, a quote from the book: linguistic theory is concerned primarily with an ideal speaker listener in a completely homogeneous यानी आइडियल ये है कि आमतौर पे ऐसा होता नहीं है। तो लेकिन ये एक आइडियल सिचुएशन है जिसकी वो बात करते हैं। इन अ कम्प्लीटली होमोजीनियस स्पीच कम्युनिटी, यानी ऐसी स्पीच कम्युनिटी, यानी कि एक ही ज़ुबान बोलने वाली ऐसी कम्युनिटी या मुआशरा जिनको एक होमोजीनियस हो, यानी कि एक जैसे हों, सिमिलर इन ऑल द वेज, कि ऐसा नहीं है कि उनमें कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो, यानी कि उन्हें एक जैसी ही और एक तरह पूरी महारत के साथ एक ज़ुबान आती हो। who know its लैंग्वेज परफेक्टली, यानी कि ये वही बात है कि उन्हें अपनी लैंग्वेज का परफेक्टली अंडरस्टैंडिंग हो। वो क्या होता है कि हमें अपनी लैंग्वेज की, जो कोई भी लैंग्वेज हो सकती है, वो उसकी परफेक्टली अंडरस्टैंडिंग इसीलिए नहीं हो पाती कि वी डू नॉट टेक इट सीरियसली, वी डू नॉट स्टडी इट, एंड एट द सेम टाइम वी यूज़ अदर लैंग्वेजेस वर्ड्स एज वेल। अभी हम पंजाबी की अगर हम मिसाल ले लें या उर्दू की मिसाल ले लें, तो इंग्लिश के कितने ही वर्ड्स हैं जो कि हम इस्तेमाल करते हैं। तो वो एक तरह की नहीं होती, यानी कि गांव में जो रहने वाले लोग होंगे आपने देखा होगा, और अमूमन जो पढ़े लिखे नहीं होते, ज़्यादातर वो खेती बाड़ी कर रहे होते हैं या कोई मज़दूरी या कुछ भी कर रहे हों, पढ़े लिखे ना हो, तो उनका जो लैंग्वेज का स्टाइल है, उनकी जो सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स है, दैट विल बी डिफरेंट फ्रॉम दोज पीपल हु आर लिविंग इन द अर्बन एरियाज़। तो ये नेचुरली एक हर जगह पे, और ये हर जगह पे होता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे यहाँ है। यहाँ से तो मैं आपको इसको अंडरस्टैंड करने के लिए एग्जांपल दे रहा था। तो यानी कि वो अपनी लैंग्वेज को अच्छी तरह जानते हों, एंड इज़ अनअफेक्टेड बाय सच ग्रामेटिकली इररेलेवेंट कंडीशंस, और उनके अंदर ये अनअफेक्टेड हों, यानी कि बेअसर हों
ग्रामेटिकली irrelevant कंडीशंस वो क्या हैं? एज मेमोरी लिमिटेशंस, डिस्ट्रैक्शंस, शिफ्ट ऑफ अटेंशन एंड इंटरेस्ट एंड एरर्स। ये देखिए आइडियल इसी तरह ही होगा ना कि जिनके अंदर मेमोरी लिमिटेशन ना हो, कि दे मस्ट बी हैविंग फुल अंडरस्टैंडिंग और कमांड ओवर देयर लैंग्वेज। डिस्ट्रैक्शंस यानी कि वो डिस्ट्रैक्ट ना करें बात करते हुए, यानी अपनी स्पीच के दरमियान। वो डिस्ट्रैक्शन कई तरह भी हो सकती है कि यू गो इन टू समवेयर एल्स, आई मीन यू आर थिंकिंग अबाउट समथिंग एल्स एंड यू आर टॉकिंग, तो वो उस तरह, वो फिर उस तरह जिस तरह होनी चाहिए गुफ्तगू वो नहीं हो पाती। शिफ्ट्स ऑफ अटेंशन, कि आप अपनी अटेंशन को, अपनी तवज्जो को हटा लेते हैं, एंड इंटरेस्ट और दिलचस्पी को। एंड एरर्स, रैंडम और करेक्टरिस्टिक, यानी कि वो रैंडम कभी आपको कभी कभार हो गए, या कभी किसी चीज़ में ख़ास तौर पे आपको दिक्कत आ रही है, तो ये सभी जो चीज़ें हैं ऐसा ना हो। इन अप्लाइंग हिज नॉलेज ऑफ हिज लैंग्वेज इन एक्चुअल परफॉर्मेंस, और वो जो सब कुछ है इन हर्डल्स को अबूर करके वो अपनी लैंग्वेज को परफॉर्म करे। तो ऑब्वियसली फिर वो आइडियल होगी कि किस लफ्ज़ को किस जगह पे हमने इस्तेमाल करना है उसका हमें पता होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। ज़्यादातर यही होता है कि हम बात भी कर रहे होते हैं, हमारा ध्यान कहीं और होता है, कुछ और सोच रहे होते हैं, यानी कि ये वाली डिस्ट्रैक्शंस जो होती हैं वो हमेशा हमारे साथ रहती हैं। तो ऑब्वियसली इट बिकम्स एन आइडियल सिचुएशन। है तो बहुत आला बात कि जब हम बात कर रहे हों, कहते हैं ना कि वी शुड ऑलवेज बी लिविंग इन द प्रेजेंट, कि हमें प्रेजेंट में रहना चाहिए। फॉरगेट अबाउट योर पास्ट एंड फॉरगेट अबाउट योर फ्यूचर टू। तो लेकिन वो होता है, सोच होती है कि अगर ये आप पास्ट को भी छोड़ देंगे तो फ्यूचर को भी छोड़ देंगे, तो देयर वॉन्ट बी एनी थिंकिंग प्रोसेस। तो ऐसा अगर हो तो फिर ज़ाहिर है हमें पता होगा कि ऐसी सूरत हाल में हमने कौन सा लफ्ज़ बोलना है, कैसे बोलना है। तो Chomsky argued that linguists should study only the underlying representations of language and specifically of their own language. He believed that until linguists understand their own language, they cannot understand language in general. This is why he developed so much of his career to the analysis of the English syntax. In order to illustrate that this is not a flawed knowledge in native speaker the way that he believed naturally occurring data to be, he created a distinction between what speaker know and what they might say. तो देखिए ना, ये हो गया ना कि वो कहते हैं कि वो आप उस लिंग्विस्ट से वो कहता है कि आप उस चीज़ को ना कंसिडर करें कि आप क्या बोल रहे हैं, आप एक्चुअली परफॉर्म क्या कर रहे हैं। यानी कि जो कंप्यूटर जो अंडरलाइन आपके पास लैंग्वेज है सिर्फ उसी को ही स्टडी करें, यानी कि जितनी आपके पास वो कॉम्पिटेंस है उसको आप स्टडी करें। तो देखें आगे ये जो बोर्ड में लिखा हुआ है इसको हम देखते हैं। कॉम्पिटेंस इज़ द नॉलेज यू सबकॉन्शियसली पोजेस अबाउट हाउ टू स्पीक अ लैंग्वेज। सबकॉन्शियसली हमारे दिमाग का दूसरा हिस्सा है। देखें हमारा दिमाग 3 हिस्सों पे मुश्तमिल है। एक है कॉन्शियसनेस, दूसरा है सबकॉन्शियसनेस, और तीसरा है अनकॉन्शियसनेस। तो वो कहता है कि सबकॉन्शियस में हमारे, यानी कि सबकॉन्शियस दिमाग का वो हिस्सा है जहाँ से हम जो चीज़ चाहें और जब याद करें तो हम रिकॉल कर लेते हैं, अपनी मेमोरी में ले आते हैं, और फिर हम उसे कॉन्शियसली बोल सकते हैं या उसके बारे में बात कर सकते हैं। जैसे उर्दू में ये सबकॉन्शियस को तहत शऊर कहा जाता है। तो कॉन्फिडेंस क्या है कि हमारे सबकॉन्शियस में जो नॉलेज मौजूद है और हमें ये पता है कि हमने लैंग्वेज को किस तरह बोलना है। हम क्योंकि कॉन्शियसली वो कैजुअल से रहते हैं, हम केयर नहीं करते। कई लोगों को तो आपने देखा होगा कि वो चुप ही नहीं करते, ताकि उनसे बोरियत और फिर आहिस्ता आहिस्ता गुस्सा आना शुरू हो जाता है। तो हमें पता होता है, वी नो द रूल्स एंड वी नो दैट व्हाट वी शुड बी टॉकिंग और व्हाट वी शुडंट बी टॉकिंग, कि सबकॉन्शियस में हमारे तहत शऊर में ये मौजूद है कि हमने लैंग्वेज को किस तरह बोलना है। ये पीछे हम पढ़ते आए हैं कि ये सोसाइटी ने हमें सिखाया होता है और हमने सोसाइटी से लर्न किया होता है वो वाला नॉलेज, तो वो सबकॉन्शियस में मौजूद होता है। तो कॉम्पिटेंस ये है कि हमारे दिमाग के अंदर, यानी रूल्स हमें पता होते हैं, बाज़ का हम उन्हें, ज़्यादातर यही होता है कि हम उन्हें अप्लाई नहीं कर रहे होते। तो सबकॉन्शियस में वो सारा डाटा सेव होता है कि हाउ वी शुड बी
स्पीकिंग अ पर्टिकुलर लैंग्वेज। जी, तो जो परफॉर्मेंस है, परफॉर्मेंस क्या है? नाउ यू कम टू पेज नंबर 37। परफॉर्मेंस इज़ योर रियल वर्ल्ड लिंग्विस्टिक आउटपुट, कि हकीकी तौर पर आप लैंग्वेज को किस तरह बोल रहे हैं, यानी कि व्हाट इज़ द आउटकम ऑफ योर लर्निंग ऑफ द लैंग्वेज, ये परफॉर्मेंस है। कंपिटेंस क्या है? कि आपके सबकॉन्शियस में जो लैंग्वेज का डाटा मौजूद है, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस, उसको हम कंपिटेंस कहते हैं। और परफॉर्मेंस क्या है? कि हाउ यू आर एक्चुअली स्पीकिंग आउट योर लैंग्वेज। परफॉर्मेंस में एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट कंपिटेंस, but it also may include speech error due to slips of the tongue or Chomsky point outs in the code above external factors such as memory problems। कि memory की problems जो पीछे हमने बात की कि कुछ लोगों को memory के issues होते हैं जिसकी वजह से उनके language में errors होते हैं। To understand this distinction, it is helpful to think about a time when you have made some sort of error in your स्पीच। कि इसको समझने के लिए हम कि इनका फ़र्क क्या है, तो वो एक एग्जांपल आ रही है, उसको हम देखते हैं। फॉर एग्जांपल, लेट्स से यू आर अ नेटिव स्पीकर ऑफ इंग्लिश एंड अटर द फॉलोइंग: वी स्विम्ड इन द ओशियन दिस वीकेंड। वी स्विम्ड इन द ओशन दिस वीकेंड। तो एज अ प्रोफिशिएंट स्पीकर, इट इज़न्ट दैट यू डोंट नो दैट द पास्ट टेंस ऑफ स्विम इज स्वैम। तो स्विम्ड की जगह पे स्वैम आना चाहिए ना। यू हैव जस्ट मिस्टेकिंगली अप्लाइड द रेगुलर रूल टू इर्रेगुलर वर्ब। तो ये ज़रा समझ लें आपके रेगुलर वर्ब कौन से होते हैं और इर्रेगुलर वर्ब्स क्या होते हैं। तो वर्ब्स बेटा बेसिकली दो किस्म के होते हैं, और ऐसे वर्ब्स जिनकी दूसरी और तीसरी फॉर्म में ईडी आ रहा होता है। जैसे वर्क है तो वर्कड वर्कड, प्ले है तो प्लेड प्लेड। इनमें आपने देखा कि दूसरी और तीसरी फॉर्म के एंड पे ईडी आ रहा है, तो ऐसे वर्ब्स को हम कहते हैं रेगुलर वर्ब्स। बाकी जितने भी होते हैं वो इर्रेगुलर वर्ब्स होते हैं। इर्रेगुलर वर्ब्स कौन से हैं? जैसे कट 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 है कि कोई चेंज नहीं आई, जैसी पहली फॉर्म है वैसी ही अगली हैं। और फिर कैच कॉट कॉट है, ये भी देखना ईडी नहीं आ रहा, तो ये इर्रेगुलर है। तो जिनके दूसरी और तीसरी फॉर्म के आखिर में ईडी आ रहा होता है उनको हम बेटा रेगुलर वर्ब्स कहते हैं, और जिनके एंड पे ईडी नहीं आ रहा होता वो इर्रेगुलर वर्ब्स होते हैं। तो वो कहते हैं कि आप जनाब नेटिव स्पीकर हैं, यानी आपकी मादरी ज़ुबान ही इंग्लिश है, लेकिन आपने ये जुमला बोल दिया कि वी स्विम्ड इन द ओशन दिस वीकेंड। तो यू आर अनलाइकली टू मेक दिस काइंड ऑफ एरर मोर देन अ स्मॉल पोर्शन ऑफ द टाइम एंड मे नेवर से स्विम्ड अगेन। क्योंकि आप नेटिव स्पीकर हैं तो आप जल्दी समझ जाएंगे कि ये कंस्ट्रक्शन जो है ये गलत है, यानी कि स्वैम होना चाहिए जो कि इसकी दूसरी फॉर्म है। योर कंपिटेंस इज़ फाइन, यू नो हाउ टू conjugate irregular English verbs. It is your performance that has let you down। आपको असल रूल का तो पता है, लेकिन आप जल्दबाजी में हैं या आपको बस बेध्यानी में जैसे भी हुआ आपने, ऐसे हमें उर्दू या पंजाबी बोलने में भी हो जाता है बाज़ का, और बाज़ का तो बड़ी शर्मिंदगी भी उठाना पड़ती है जब दूसरे लोग कहते हैं कि आपकी अपनी लैंग्वेज और आपको इसकी ये बेसिक चीज़ों का नहीं पता। तो अगर जो आपकी नेटिव लैंग्वेज होती है उसमें आपकी कंपिटेंस तो ठीक होती है, आपको पता होता है कि स्विम की जो आप नेटिव इंग्लिश स्पीकर हैं तो आपको पता है कि स्विम की जो दूसरी फॉर्म है वो स्विम्ड नहीं है बल्कि स्वैम है। तो कंपिटेंट तो आप थे, यानी कि यू हैड द कंपिटेंस, बट द प्रॉब्लम जो उसमें अराइज हुई वो ये हुई कि परफॉर्मेंस में प्रॉब्लम हो गई और इसकी वजह से आप लेट डाउन हुए। लेट डाउन होता है कि ऐसे खिफ़त या शर्मिंदगी उठाना। तो दो लिंग्विस्ट हैव सिंस रियलाइज दैट कंपिटेंस इज़ नॉट ओनली थिंग वर्थ स्टडिंग इन लिंग्विस्टिक्स, thanks to the contributions of linguists like William Labov who popularized sociolinguistics। sociolinguistics भी पूरी एक स्टडी है जिसको हम फिर पढ़ेंगे,
बट द डिस्टिंक्शन रिमेन्स यूज़फुल, यानी कि बड़ी ये डिस्टिंक्शन वाज़े तौर पे है और बड़ी यूज़फुल है। प्राइमरली because it allows those studying language to differentiate between a speech error and not knowing something about a language. देखिए स्पीच एरर क्या है कि यू नो द लैंग्वेज बट जस्ट इन द परफॉर्मेंस समथिंग हैज़ वेंट रॉन्ग। आपको लैंग्वेज आती है, आपकी कॉम्पिटेंस पूरी है, लेकिन बस बोलते वक्त उसमें ये जो हमने पढ़ा पेज नंबर 36 के मिड में, ये जो बोर्ड में है बेटा, कि वो मेमोरी लिमिटेशंस के वो मेमोरी से बस स्किप हो गया और आपके मुंह से सही वर्ड ना निकल सका, और कई डिस्ट्रैक्शंस हो सकती हैं कि आप इर्द गिर्द के एक्सटर्नल जो फैक्टर्स हैं उनकी वजह से कोई वजह बन गई, डिस्ट्रैक्शन होती है ना, कोई रुकावट या आपका जो अदम तवज्जो हो जाती है। शिफ्ट्स ऑफ अटेंशन एंड इंटरेस्ट, कि आपकी दिलचस्पी या तवज्जो कहीं और शिफ्ट हो गई जिसकी वजह से गलती हो रही है। एंड एरर्स इन अप्लाइंग हिज नॉलेज, तो अब जो नॉलेज है जिसको आपने अप्लाई करना है वो ऑलरेडी आपके ब्रेन में मौजूद है कि इफ़ यू आर नेटिव स्पीकर यू नो दैट व्हाट आर द रूल्स ऑफ द लैंग्वेज एंड हाउ यू आर गोइंग टू यूज़ इट। तो ये वो वजूहात हैं, ये वो डिस्ट्रैक्शंस हैं, ये वो वाले अवामल जिन्हें आप कह लें, या ये वो वजूहात हैं कि मेमोरी लिमिटेशंस हैं, डिस्ट्रैक्शंस हैं, शिफ्ट्स ऑफ अटेंशन एंड इंटरेस्ट है, और एरर्स हैं जिसकी वजह से वो एरर हो जाता है। तो ज़ाहिर है जब आपकी नेटिव लैंग्वेज होगी, तो ये जो अभी हम लाइन पढ़ रहे थे पेज नंबर 37 के एंड पे, तो देखें एक स्पीच एरर क्या है कि दैट यू नो द लैंग्वेज, दिस इज़ योर मदर लैंग्वेज, ये आपकी मादरी ज़ुबान है, लेकिन उसे परफॉर्म करने में, उसकी परफॉर्मेंस में कुछ गड़बड़ हो गई। लेकिन दूसरी तरफ अगर एक आपकी मदर लैंग्वेज नहीं है तो उसका मतलब ये है कि यू हैव लिमिटेशंस अबाउट दैट लैंग्वेज। ज़ाहिर है आप देख रहे होंगे कि बचपन से हमें इंग्लिश सीखते हैं, लेकिन इंग्लिश में फिर भी कहीं ना कहीं हमें जब गलती हो जाती, तो इसकी वजह ये है कि दिस इज़ नॉट आवर मदर लैंग्वेज। आवर मदर लैंग्वेजेस आर अदर लैंग्वेजेस लाइक वी हैव पंजाबी, वी हैव उर्दू और अदर लैंग्वेजेस। तो इसमें फिर यू जस्ट गेट इनटू दिस प्रॉब्लम। तो ये एक यूज़फुल डिस्टिंक्शन है जो कि नॉम चॉम्स्की ने अपनी जो बुक थी एस्पेक्ट्स ऑफ द थ्योरी ऑफ सिंटैक्स में 1965 में इसे बयान किया। Linguists use this distinction to illustrate the intuitive difference between accidentally saying swimmed and the fact that a child or non-proficient speaker of English may not know that the past tense of swim is swam and say swimmed consistently। तो ये वही बात आ गई बेटा कि एक तो ये है कि आपने हादसाती तौर पर स्विम्ड कह दिया कि दिस इज़ योर नेटिव लैंग्वेज, बट देयर वाज सम प्रॉब्लम, वो फैक्टर्स हमने पीछे डिस्कस किए, तो बस उनमें से कोई फैक्टर आ गया और उसकी वजह से वी वर अनएबल टू स्पीक द राइट वर्ड। और द फैक्ट दैट अ चाइल्ड और नॉन प्रोफिशिएंट स्पीकर ऑफ इंग्लिश, के कोई बच्चा है जो अभी लैंग्वेज को सीख रहा है, और नॉन प्रोफिशिएंट स्पीकर ऑफ इंग्लिश, नॉन प्रोफिशिएंट स्पीकर क्या है कि जिसे अभी पूरी तरह इंग्लिश की महारत नहीं है, ही और शी इन द लर्निंग प्रोसेस, तो उसे हम कहेंगे नॉन प्रोफिशिएंट। मे नॉट नो दैट द पास्ट टेंस ऑफ स्विम इज स्वैम, उसे पता नहीं है कि जो पास्ट टेंस होता है जिसे हम दूसरी फॉर्म कहते हैं वर्ब की, वो स्विम्ड नहीं है बल्कि स्वैम है, और वो स्विम्ड को कंसिस्टेंटली यानी बार बार कहना शुरू कर देता है या उस पर ही अड़ा रहता है। तो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन कॉम्पिटेंस एंड परफॉर्मेंस। कॉम्पिटेंस इज़ द लर्निंग और द स्टोर हाउस ऑफ लैंग्वेज, आई मीन वो लैंग्वेज जो आपके दिमाग में मौजूद है, और ही इज़ टॉकिंग अबाउट द नेटिव लैंग्वेज प्राइमरली। और परफॉर्मेंस क्या है, दैट व्हाट इज़ द आउटपुट, दैट यू हैव दैट लैंग्वेज एंड योर प्रॉब्लम, दिस इज़ वेयर द प्रॉब्लम अराउज के परफॉर्मेंस में इशू होता है। कॉम्पिटेंट लैंग्वेज के वाले से सारे ही होते हैं कि सबको उस लैंग्वेज के, नेटिव लैंग्वेज की हम बात कर रहे हैं। जैसे हमारे यहाँ हमें पंजाबी सबको आती है, ज़्यादातर लोगों की जो नेटिव लैंग्वेज है वो पंजाबी है, लेकिन सम टाइम इट डज़ हैपन दैट व्हेन वी आर सेइंग समथिंग वी जस्ट टेंड टू मेक मिस्टेक। तो ये जो मिस्टेक होती है उसकी भी
हमने चॉम्स्की के जो आइडियाज़ हैं उनकी रोशनी में डिस्कस कर लिया, और आखिर में हमने देखा कि एक बच्चा अगर नेटिव स्पीकर है, वो स्विम को की दूसरी फॉर्म स्वैम के बजाय स्विम्ड बोल रहा है, तो दिस इज़ वेयर द प्रॉब्लम इज़ दैट दिस इज़ समथिंग विच हैज़ हैपन्ड एक्सीडेंटली। तो वो पीछे हमने वजूहत पढ़ी, लेकिन अगर फ़र्ज़ करें किसी बंदे की ये नेटिव लैंग्वेज नहीं है, तो फिर अगर वो ये गलती कर रहा है तो फिर उसकी वजह क्या है कि वो या तो नॉन प्रोफिशेंट है, अभी उसे लैंग्वेज पूरी तरह अंडरस्टैंडिंग नहीं है, या फिर वो चाइल्ड है, अभी बच्चा है। सो दिस इज़ इट फॉर टुडे बेटा, एंड आई होप दैट इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, एंड यू विल बी मेकिंग मोस्ट ऑफ योर टॉपिक, और इसको पूरी तरह समझें, लिंग्विस्टिक्स को जानें। अब हमारा एक टॉपिक रह गया है जो कि है नेक्स्ट इसी चैप्टर का लास्ट जो टॉपिक है, वो है डिस्क्रिप्टिव एंड प्रिस्क्रिप्टिव लिंग्विस्टिक्स। इसको हम कल डिस्कस करेंगे। तो खुश रहें बेटा, टिल देन थैंक यू एंड इट्स अल्लाह हाफिज़।